नमस्कार सभी साथियों आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है। ये अधिनियम साथी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके यूपीएसआई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो चलिए, जैसे हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम को अच्छे से कवर किया है उसी प्रकार हम इस चैप्टर को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना साथी, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। तो सबसे पहले साथी इसमें हम समझेंगे पारित। ठीक है, पहले क्या समझेंगे? पारित के बारे में कि ये कब पारित किया गया। ठीक है, कब पारित किया गया इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। दूसरा समझेंगे लागू कब हुआ, और इसमें अध्याय कितने हैं और धाराएं कितनी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो साथी ये पारित हुआ था 8 जनवरी 1994 को। ठीक है, इसका पूछा जाता है एग्जाम में कि जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है ये कब पारित हुआ था। तो आप बताएंगे 8 जनवरी 1994 को। फिर पूछा जाएगा लागू कब हुआ, तो आप कहेंगे 8 सितंबर 1993 में। ठीक है, ये चीज याद रखना। अध्याय की बात करें तो साथी यहाँ पे अध्याय 8 अध्याय है। ठीक है, धाराएं कितनी है तो 43 धाराएं हैं साथी। हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ा था तो वहां पे अध्याय नहीं था। ठीक है, क्योंकि वहां पे धाराएं बहुत कम थी, यहाँ पे धाराएं ज्यादा हैं इसलिए अध्याय की आवश्यकता थी। इसलिए इसमें अध्याय कितने हैं? 8 हैं। इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब चलिए हम 43 धाराओं को अच्छे से समझते हैं। इनमें सभी धाराओं को डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरीके से उन धाराओं को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये सेक्शन 1 यानी धारा 1 की बात करते हैं साथी। ठीक है, धारा 1 में साथी संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात की गई है। ठीक है, यानी कि जो एक्ट है इस एक्ट के संक्षिप्त नाम की बात की गई है और इसके विस्तार की बात की गई है कि इसका विस्तार कहां तक है। तो आप क्या कहेंगे? संपूर्ण भारत पर लागू होता है ये। ठीक है, अभी इसका जब आप आंसर देंगे तो आप क्या बताएंगे? संपूर्ण भारत पर लागू होता है। प्रारंभ की बात की गई है, तो ये सेक्शन 1 में 3 चीजें हैं, इतना याद रखना। ठीक है, अब सेक्शन 2 की बात करते हैं साथी। सेक्शन 2 में परिभाषाएं हैं, यानी परिभाषा की बात की गई है। ठीक है, ये चीज याद रखना। सेक्शन 2 में क्या है? परिभाषा की बात की गई है। फिर साथी सेक्शन 2 के का में सशस्त्र बलों की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसका संशोधन हुआ तो सेक्शन 2 के का में सशस्त्र बलों की परिभाषा दी गई है। सशस्त्र बलों में कौन कौन आता है साथी? तो आप कहेंगे आर्मी आती है। ठीक है, ये एयरफोर्स आता है, नेवी। ये तीन जो हैं बल, ये तीन बल सशस्त्र बल में आते हैं। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब सेक्शन 2 का धा या फिर डी, ठीक है, इसको समझते हैं। तो इसमें साथी मानव अधिकारों की परिभाषा दी गई है। जो मानव अधिकार हैं इनकी परिभाषा दी गई, किससे हम मानव अधिकार कहेंगे। तो इसको अच्छे से समझते हैं साथी। देखो, पहला, प्राण, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित सभी अधिकार मानव अधिकार हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से ये याद रखना। ठीक है, फिर दूसरा, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, मानव अधिकार कैसे अधिकार हैं? तो आप कहेंगे जो मानव अधिकार होते हैं वो ऐसे अधिकार हैं कि वो न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, संविधान द्वारा दिए जाएं, यानी कि संविधान द्वारा वो दिए भी गए हों, और अंतरराष्ट्रीय समझौतों में जिग्र हो यानी प्रमाणित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मानव अधिकार की परिभाषा कहेंगे। ठीक है, तो ये की पॉइंट है साथी, इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब साथी बात करेंगे अध्याय 2। ठीक है, तो अध्याय दूसरा में हम पढ़ेंगे एनएचआरसी के बारे में। तो एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, इसको हम समझते हैं। एनएचआरसी का गठन साथी कब हुआ? तो आप क्या बताएंगे? 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है,
इसके मुख्यालय की बात की जाए साथी, यानी इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और याद रखना साथी, इसका हेडक्वार्टर जो केंद्र सरकार कहीं भी ले जा सकती है। ठीक है, यानी उसको अन्य जगह भी ले जा सकती है। कौन? केंद्र सरकार। ठीक है, इतना याद रखना। अब हम पढ़ेंगे साथी सेक्शन 3, जिसमें एनएचआरसी के गठन से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी पूछा जाता है कि एनएचआरसी का गठन किस धारा में बताया गया है या दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? सेक्शन 3 धारा 3 में। ठीक है, तो इसके गठन से संबंधित साथी हम कहेंगे ये जो एनएचआरसी है ये क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनएचआरसी संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, यानी संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ये एक वैधानिक यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, एनएचआरसी क्या है साथी? ये गैर संवैधानिक निकाय है। बहुत से लोग इसे संवैधानिक निकाय समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका गठन साथी कौन करता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका गठन केंद्र सरकार करती है। ठीक है, कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, या फिर उसके पास इसका अधिकार है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। अब एनएचआरसी के अध्यक्ष की बात की जाए, तो अध्यक्ष कौन होता है? तो आप कहेंगे पूर्व सीजीआई होते हैं। जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही अध्यक्ष बनते हैं इसके। ठीक है, एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो आप कहेंगे पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और इसमें अन्य कितने सदस्य होते हैं? तो आप कहेंगे अन्य एक ये सदस्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या फिर रहा है, यानी वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या फिर रहा है, वो शामिल होगा इसमें। दूसरा सदस्य जो है किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो, वो सदस्य बन सकता है। 3 सदस्य और होते हैं साथी जो मानव अधिकारों के जानकार होते हैं। जो मानव अधिकार है इसकी जानकारी रखते हैं। ठीक है, और इन 3 में से एक महिला, कम से कम साथी एक महिला जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? 3 सदस्य मानव अधिकारों के जानकार होने चाहिए, जो कम से कम एक महिला जरूरी है। ठीक है, इनमें से क्या है? कम से कम एक महिला होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रखना। सेक्शन 4 की बात करें साथी, धारा 4 की बात करें, तो धारा 4 में एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति से संबंधित है। तो यहाँ साथी अध्यक्ष प्लस सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? यानी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो एनएचआरसी के अध्यक्ष होते हैं, और यहाँ के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा होती है इनकी नियुक्ति। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। लेकिन साथी समिति की सलाह पर होती है। ठीक है, समिति होती है जो उस सलाह देती है, तो राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। अब इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है साथी? तो आप कहेंगे ये जो समिति होती है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य को, तो इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का पीएम। ठीक है, कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, और इस समिति में अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं? तो आप कहेंगे अन्य सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। ठीक है, यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं, और गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, और लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं, और राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो इतने लोग साथी इस समिति में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, राज्यसभा का उपसभापति होता है, फिर राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष होता है, यानी जो विपक्ष होते हैं वो होते हैं, और लोकसभा का भी नेता प्रतिपक्ष होता है। एक गृह मंत्री होते हैं, दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इस समिति का जो अध्यक्ष है वो पीएम होता है भारत का, यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, इस चीज को याद रखना।
अब इसमें एक नोट है साथी, इसको याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की नियुक्ति के मामले में सीजीआई से परामर्श लेना जरूरी है। ठीक है, अब सेक्शन 5 की बात करते हैं, यानी धारा 5 की बात करेंगे। धारा 5 में साथी अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र एवं हटाया जाना शामिल है, यानी इससे ये धारा संबंधित है। हमने पहले क्या देखा साथी, हमने इसमें देखा ये अध्याय दूसरा है, ठीक है, जो एनएचआरसी से संबंधित है। तो इसमें हमने पहले गठन की बात की सेक्शन 3 में, ठीक है, उसके बाद हमने बात किया है सेक्शन 4 में बात किया है एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं इनकी नियुक्ति की। ठीक है, अब सेक्शन 5 में हम बात करेंगे अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र एवं हटाया जाना, यानी इनको कैसे हटाया जाता है, ये चीज धारा 5 में है। तो आप कहेंगे यदि कोई अध्यक्ष या फिर सदस्य त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, एनएचआरसी का जो सदस्य है अगर वो त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, यदि राष्ट्रपति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की जांच पर अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से निम्नलिखित कारण होने से हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी इनको हटाया जा सकता है, वो निम्नलिखित कारण कौन है। तो आप कहेंगे या तो फिर वो, देखो यहां से पॉइंट है, इनको अच्छे से समझना दोनों साइड। पहला क्या है, सानित कदाचार हो उसका, यानी वो भ्रष्टाचार कर रहा हो, भ्रष्टाचारी हो गया हो, तब उसे हटा देंगे। या फिर असमर्थता यानी योग्यता का अभाव हो उसके अंदर, या फिर दिवालिया हो गया हो, या फिर मानसिक या शारीरिक या शैथिल्य, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हुई है तब हटाया जा सकता है। या पागल हो गया है, या फिर दोष सिद्ध हो गया उसका, यानी उसने कोई दोष किया तो वह सिद्ध हो गया, या फिर किसी केस में सजा हो गई हो तो भी, यानी इन सभी रीजन से उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। अब बात करते हैं हम सेक्शन 6 की, यानी धारा 6 की बात करेंगे। धारा 6 में साथी एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि, ठीक है, यानी कितने वर्ष का वो कार्यकाल होगा उनका, इस चीज के बारे में धारा 6 हमें बताता है। साथ ही साथ में जो धारा होते हैं इनको याद रखना कि किस धारा में क्या चीज बताई गई है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष एनएचआरसी के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये पद धारण करने की तारीख से, ठीक है, पद धारण करने की तारीख से 3 वर्ष या फिर अधिकतम 70 वर्ष आयु पूरी होने तक अपनी पदावधि पे रहते हैं। ठीक है, पदावधि पे रहते हैं। यहाँ पे एक नोट करके साथ ही लिखा है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। अध्यक्ष सदस्य एनएचआरसी से हटने के बाद केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगर वो एनएचआरसी से हटते हैं तो फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद करना। अब बात करते हैं धारा 7 की। धारा 7 में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना से संबंधित है। ठीक है, ये धारा 7 में बताया गया, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो साथ ही जो सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना होता है, यानी सदस्य जो होता है एनएचआरसी का जो सदस्य होता है वो अध्यक्ष के रूप में कब कार्य करेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कब अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, तो तब करेगा साथी जब मृत्यु, या जैसे कि अध्यक्ष की मृत्यु हो गई हो, या फिर अध्यक्ष त्याग पत्र दे दिया हो, या फिर अध्यक्ष छुट्टी पर हो, या किसी अन्य कारण हो, यानी कोई भी दूसरा कारण हो सकता है, तब इस स्थिति में सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये चीज भी याद रखना साथी कि कब तक ये कार्य करेंगे अध्यक्ष के रूप में, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति सदस्यों को अध्यक्ष का कार्यभार सौंप सकते हैं, लेकिन जब तक नया अध्यक्ष ना आ जाए तब तक। ठीक है साथी, ये चीज याद रखना। ये धारा 7 भी आपका अच्छे से कवर हो गया।
साथ ही धारा 8 जो है, इसमें बस ये चीज याद रखना कि धारा 8 संबंधित है अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों से। एनएचआरसी एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तों से संबंधित है। ठीक है। इसी प्रकार धारा 9 जो है अध्यक्ष और सदस्य का इस्तीफा से संबंधित है। ठीक है। एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनके इस्तीफा से संबंधित धारा 9 है। ठीक है। तो साथ ही ये पूरे 9 यानी 9 धारा हमने कवर कर लिया है। ठीक है। अब साथ ही हम अगली क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। 43 धाराएं हैं, 43 धाराएं हैं, अगली वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर देंगे। सबसे पहले साथी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है। और ये नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट में एस लिख देना। ठीक है। एस लिख देना कि यस। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में जिसमें हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। 43 धाराएं अच्छे से कंप्लीट कर देंगे।